हेलो दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर बुद्धि टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि बुद्धि होती क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पे देखिए कि बुद्धि टॉपिक क्या होता है, कि बुद्धि होती क्या है। बुद्धि क्या होती है कि बुद्धि जो है एक समस्या समाधान की योग्यता है। मतलब कि हमारे शरीर में हम जो मस्तिष्क में जितनी भी जो ब्रेन स्टेमिंग होती है, जो चिंता करते हैं, हम बुद्धि के द्वारा ही सोचते करते हैं। तो बुद्धि क्या है कि एक समस्या समाधान की एक योग्यता है। वो भी कैसी है? जटिल योग्यता है। बुद्धि जो है समस्या समाधान की एक जटिल योग्यता है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रायबर्न ने दी थी। किसने दी थी? रायबर्न ने दी कि बुद्धि जो है एक जटिल समस्या समाधान की एक जटिल योग्यता है। अब बुद्धि तत्व आई क्यों? बुद्धि आखिर हो क्यों हुई? कि बुद्धि तत्व की खोज का जो पहला प्रयास है वो किसने किया था? एक यूनानी दार्शनिक थे, और यूनानी दार्शनिक जो है उसका नाम है वॉल्फ। तो इस वाल्फ ने सबसे पहले बुद्धि तत्व की खोज का प्रयास किया था। लेकिन उसके बाद में जो है आधुनिक समय की बात करें तो 1910 में तो इंग्लैंड में, 1910 में इंग्लैंड में, 1921 में अमेरिका ने की खोज का प्रयास, और 1923 में जो है विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने इन सभी ने मिलकर के जो बुद्धि तत्व की खोज का प्रयास किया। लेकिन जब बुद्धि तत्व की खोज का प्रयास किया तो ये सभी वैज्ञानिक जो हैं असफल हुए। ये बुद्धि तत्व की खोज नहीं कर पाए। और जब बुद्धि तत्व की खोज नहीं कर पाए तो उसके बाद में इन्होंने सभी ने मिलकर के एक सामान्य सी परिभाषा बताई कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो है तर्क, तर्क मतलब कि हम जो सोचते विचार रहे हैं, चिंतन, हम किसी पर भी निर्णय लेते हैं। तर्क तो हो गया कि हम सही गलत में निर्णय लें। चिंतन, तर्क, चिंतन, स्मरण और अवधान। तर्क, चिंतन, स्मरण और अवधान। अवधान जैसी मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में होती हैं, और इन सभी के समूह को ही क्या कहा गया है? बुद्धि। तो ये थी बुद्धि की बात कि बुद्धि आखिर होती क्या है, कि बुद्धि की खोज किस तरीके से हुई थी। 1910 में इंग्लैंड, 1921 में अमेरिका और 1923 में विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर के बुद्धि तत्व की खोज का प्रयास किया, परंतु जब असफल रहे। असफल के बाद इन सभी ने मिलकर के कहा कि तर्क, चिंतन, स्मरण, अवधान जैसी अनेकों मानसिक शक्तियां मिलकर के बुद्धि बनाती है। तो यहाँ पर ये परिभाषा इन्होंने दी थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बुद्धि की कुछ परिभाषाएं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, तो पहली परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। एक साइंटिस्ट हैं वुडवर्थ, और इस वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि जो है एक कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि, कार्य करने की एक विधि है, उसे ही हम बुद्धि कहते हैं। इसके बाद स्टाउट आए। स्टाउट ने कहा है कि बुद्धि जो है एक सतर्क रहने की योग्यता है। सिर्फ ये परिभाषाएं दी इन साइंटिस्टों ने। बुद्धि जो है सतर्क रहने की योग्यता है। अगर आपके पेपर में जो है डेफिनेशन जाना जाए तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। इसके बाद आए थे अल्फ्रेड बिने, और अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि में जो होते हैं, कि बुद्धि जो है उसमें चार तत्व निहित होते हैं। वो चार तत्व कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, निर्देशन, आलोचना, और एक और है आविष्कार। ये सभी तत्व जो होते हैं ये किस में निहित होते हैं? बुद्धि में निहित होते हैं। इसने बुद्धि में चार तत्व निहित बताए। ठीक है। इसके बाद और परिभाषा, अगली परिभाषा दी थी कि वुड्रो ने कहा था कि बुद्धि जो होती है वो एक ज्ञान अर्जन, बुद्धि जो है वो ज्ञान अर्जन या फिर जो है ज्ञान को संग्रहण मतलब ग्रहण करने की योग्यता है। ठीक है। इसके बाद आए थे बंकिंघम, और बंकिंघम साइंटिस्ट कह रहे थे, बंकिंघम ने परिभाषा दी कि बुद्धि जो है एक सचेत सामंजस्य की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सचेत सामंजस्य की योग्यता है। इसके बाद रॉस आए थे। रॉस ने कहा था कि बुद्धि जो होती है वो सीखने की एक योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की एक योग्यता, मतलब कि जो भी कार्य हम सीखते हैं वो सीखने की योग्यता है। इसके बाद एक और परिभाषा दी थी फ्रांसिस गाल्टन। अगर आपके पेपर में आ जाए ये परिभाषाएं तो आपको पेपर गलत नहीं करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। फ्रांसिस गाल्टन ने परिभाषा दी कि चयन तथा विभेदकारिता की शक्ति को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषाएं जो इन साइंटिस्टों ने
दी थी। इसके बाद यहाँ पर ये परिभाषा हो गई है और अब हम ये चलते हैं सीधे बुद्धि के सिद्धांत पर कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं और किस किस साइंटिस्ट ने दिए। तो यहाँ पर है बुद्धि का पहला सिद्धांत प्रतिदर्श सिद्धांत। अब देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत में के बारे में बताया गया है कि प्रतिदर्श सिद्धांत होता क्या है। पहली बात तो इस सिद्धांत को दिया किसने, तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है थॉमसन। क्या नाम है, थॉमसन है, ठीक है। अब थॉमसन क्या है, तो थॉमसन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क चिंतन स्मरण और अवधान जैसी अनेकों मानसिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और तर्क चिंतन स्मरण और अवधान जैसी अनेकों मानसिक शक्तियाँ होती हैं प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में, ठीक है। अब प्रतिदर्श का मतलब होता है अंश। तो इन सभी मानसिक शक्तियाँ जो तर्क चिंतन स्मरण और अवधान है, इन सभी मानसिक शक्तियों का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के, जैसे कि यहाँ पर ये तर्क चिंतन स्मरण अवधान और भी ऐसी बुद्धियाँ हैं, और इन सभी योग्यताओं का जो तर्क चिंतन स्मरण अवधान है, इन सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के। इन सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के एक नवीन योग्यता बनती है, और वह नवीन योग्यता यहाँ पर बन गई बीच में, ठीक है। और वह नवीन योग्यता का निर्माण करती हैं, और यह नवनिर्मित योग्यता जो है समस्या का समाधान करती है, और इनके सामूहिक रूप को हम बुद्धि कहते हैं। जब ये एक साथ मिल जाती है और नवनिर्मित योग्यता है, इसी को हम बुद्धि कहते हैं। और ये नवनिर्मित जो योग्यता है, ये समस्या समाधान के बाद स्वतः ही विखंडित हो जाती है, टूट जाती है, वापस से इन्हीं छोटी छोटी बुद्धियों में तर्क चिंतन स्मरण अवधान में वापस विखंडित हो जाती है। तो ये प्रतिदर्श सिद्धांत ये बताता है। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा संकायवादी सिद्धांत। अब देखिए संकायवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पहली बात तो कि इसके प्रतिपादक है थॉमस रीड। इसके प्रतिपादक है थॉमस रीड। अब थॉमस रीड ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 30 मानसिक योग्यताएं होती हैं। 30 मानसिक योग्यताएं कैसी होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया पिछले सिद्धांत में, तर्क चिंतन, ठीक है, तर्क चिंतन स्मरण और अवधान, कुछ शक्तियाँ। इसी तरीके से और भी कुल शक्तियाँ जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 30 मानसिक शक्तियाँ होती हैं। और ये 30 मानसिक शक्तियाँ होती हैं ना, वो क्या होती है, संकाय में विभक्त होती हैं। संकाय मतलब कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए अब ये सभी शक्तियाँ संकाय में विभक्त होती है, और इन सभी शक्तियाँ के जो समस्या समाधान के समय जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं इस तरीके से। और जब ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो जुड़ करके जो है इनके जो सामूहिक रूप है उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, ठीक है। ये बताया था थॉमस रीड ने। अब देखिए कैसे समझ नहीं आया अगर आपको, जैसे कि ये एक कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज ये है और एक कॉलेज ये है और एक कॉलेज ये है, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉलेज है। अब इस कॉलेज में जो पहली नंबर की कॉलेज है, पहली कॉलेज है, ये दूसरी कॉलेज और ये तीसरी कॉलेज। अगर पहली कॉलेज में सिर्फ जो है यहाँ पर एक ही बैकग्राउंड, एक ही संकाय है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ साइंस संकाय है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आर्ट्स संकाय है, और इस कॉलेज में जो है सभी संकाय आर्ट्स साइंस और कॉमर्स सभी संकाय हैं इसमें। तो जब इसमें केवल साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसमें आर्ट्स वाले, और इसमें सभी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सभी संकाय हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस संकायवादी सिद्धांत में कुल 30 मानसिक शक्तियाँ। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस कॉलेज में होंगे, 3rd में, और इनके सामूहिक रूप ज़्यादा होगा, सामूहिकता ज़्यादा होगी। तो जब सामूहिकता ज़्यादा होगी इनकी तो उसे बुद्धि कहेंगे। तो इसी तरीके से प्रतिदर्श सिद्धांत में तो कितनी बताई थी, तर्क चिंतन स्मरण और अवधान, लेकिन इसमें तर्क चिंतन स्मरण अवधान जैसी अनेकों मानसिक शक्तियाँ और होती हैं, कुल 30 होती हैं। और जब ये 30 ज़्यादा मानसिक शक्तियाँ होती हैं तो इनके सामूहिक रूप को हम बुद्धि कहते हैं। समस्या समाधान के समय एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और जुड़ करके जो है फिर समस्या का समाधान करेंगी। तो इसके सामूहिक रूप को हम बुद्धि कहते हैं, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अगला है सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत। अब एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, पहली बात तो एक तत्व सिद्धांत जो है वो दिया है अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने। अब अल्फ्रेड बिने ने कब दिया, अगर डेट पूछ ली जाए तो बाई चांस कभी आ जाती है, वैसे डेट नहीं पूछी नहीं जाती, 1911 में दिया था। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में केवल एक सामान्य योग्यता होती है, और उस सामान्य योग्यता का नाम होता है जी। जी मतलब जनरल बुद्धि, जी मतलब जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि। देखिए इस तरीके से होती है,
एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये एक डायग्राम इस तरीके का है। अब यहाँ पे इस मस्तिष्क में जो सभी योग्यता है वो किसके कंट्रोल में है? इस जी के कंट्रोल में। चाहे कितनी भी बुद्धि है, अब ये इसके कंट्रोल में, और कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ एक जी शक्ति मानी गई है इसमें, इस सिद्धांत में। अब जी एक शक्ति है तो इस जी पर और किसी को का नियंत्रण नहीं है, और कोई शक्ति नहीं है, तो एक तो इसका हो गया असत्तात्मक केंद्र। इस जी को क्या कहेंगे? असत्तात्मक केंद्र, क्योंकि इस पर किसी और का केंद्र नहीं है, ये किसी का, ये खुद ही एक मालिक है, मतलब इस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो असत्तात्मक केंद्र हो गया। दूसरा ही अविभाज्य इकाई है। कैसी है? अविभाज्य। अविभाज्य मतलब कि ये सिर्फ एक जी है, जनरल बुद्धि है। ये जो पिछले सिद्धांत पढ़े अभी हमने, संकायवादी और जो प्रतिदर्श सिद्धांत, उसकी तरह तर्क चिंतन स्मरण अवधान में विभक्त नहीं है, ये सिर्फ एक ही शक्ति है, तो इसको अविभाज्य माना गया है। ठीक है, और इसमें जी एक सामान्य योग्यता तो है ही है। ठीक है, सत्ता का केंद्र है, मतलब कि ये इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सॉरी इसको उल्टा हो गया, सत्तात्मक नहीं सत्तात्मक आएगा इसमें। ये क्या है? सत्तात्मक केंद्र है, क्योंकि इस पर किसी और का नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसे सत्तात्मक सिर्फ एक ही है। और जब इस पर किसी और का नियंत्रण नहीं है तो इसको हम कौन सी शक्ति कह सकते हैं? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसको निरंकुशवादी शक्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही शक्ति होती है, और कौन सी होती है? जी, और किसी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अगला सिद्धांत पढ़ते हैं हम, चलते हैं। अब है द्वितत्व सिद्धांत, और द्वितत्व सिद्धांत जो है दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने इसे कब दिया है? 1904 में। ठीक है, कब दिया है? 1904 में। तो स्पीयरमैन के अनुसार कि हम एक तत्व में पढ़ा कि एक तत्व में जो बुद्धि होती है वो सिर्फ एक कार्य करती है, वो भी किसके द्वारा? जी के द्वारा सभी कार्य कर लेती है, एक कार्य नहीं, सभी कार्य जी के द्वारा करती है। लेकिन इसमें कार्य बटे होते हैं बुद्धि के अनुसार। इसमें दो तरह की बुद्धि होती है, एक बुद्धि तो होती है एस, और एक बुद्धि तो होती है एस, और दूसरी होती है जी। एस का मतलब स्पेसिफिक और जी मतलब जनरल। पहले हम एक एक बुद्धि का कार्य समझते हैं। देखिए, जनरल बुद्धि जो होती है कैसी होती है? एक तो ये जन्मजात होती है, मतलब कि इसको बाहर से प्राप्त नहीं करते, जन्म से ही आती है। ठीक है, दूसरी ये वंशानुगत होती है, जब जन्म से ही आएगी तो वंशानुगत होगी, मतलब कि हमारे माता पिता से ही हमें प्राप्त होगी। तीसरी बात कि ये इसकी मात्रा जो होती है वो 95% होती है। ठीक है, जनरल का मतलब सामान्य बुद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि ये बुद्धि जो होती है वो सफलता के लिए जिम्मेदार होती है, मतलब कि किसी भी कार्य करेंगे हम, किसी की भी सफलता के लिए जिम्मेदार। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो उसकी सफलता के लिए ये बुद्धि जिम्मेदार होगी। इस जी को जो है मानसिक ऊर्जा का भंडार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक ऊर्जा का भंडार। ठीक है, इसको मानसिक ऊर्जा का भंडार भी कहते हैं। और अगर आगे बात की जाए तो इसके द्वारा जो होती है कि ये एक तो सभी व्यक्तियों में क्या होती है? सभी व्यक्तियों में समान होती है, मतलब कि इसकी मात्रा जो सभी व्यक्तियों में होती है समान होती है। 95% तो होती है, लेकिन सभी में समान होती है, और समान कार्य के लिए सभी क्रियाओं में समान होती है। चाहे कोई सी भी क्रिया कर ले, सभी क्रियाओं में समान, मतलब कि सभी कार्य में समान, चाहे वह कैसा भी कार्य करे उसमें इसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सभी कार्य में ये समान होती है। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं, इतिहास का, दर्शन शास्त्र का, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उन सभी के लिए समान होती है। ठीक है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बुद्धि क्या होती है? देखिए, स्पेसिफिक बुद्धि जो होती है ना, पहली बात तो कि ये स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट। दूसरी बात, इसको जब हम कहाँ से अर्जित करना पड़ेगा? इसको अर्जित करना पड़ेगा, और अर्जित कहाँ से करेंगे हम? वातावरण से। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट इसका बारे में कि ये जो होती है सभी व्यक्ति में 5% होती है, इसकी मात्रा 5% होती है। अब ये विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होती है, मतलब विशिष्ट कार्य के लिए, मतलब कि सभी कार्य में अलग अलग मात्रा होगी इसकी, कि कोई में जैसे कि हम विशिष्ट कार्य करते हैं, कोई अलग से कोई कार्य, नया कार्य, जैसे कि हम पढ़ाई तो करते हैं, हर कोई व्यक्ति करता है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक बुद्धि है जो 5% होती है वो कार्य करेगी। जिस दिन ये 5% कार्य करके वो उस दिन वो आदमी सफल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कि विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होगी, प्रत्येक क्रिया में भिन्न भिन्न होगी, सभी में असमान होती है। सभी में असमान मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब ये बुद्धि जिस दिन काम कर गई उस दिन आपको पद, प्रतिष्ठा और सम्मान
ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे अच्छी भूमिका देखिए किसकी होनी चाहिए, आपको अपने जीवन में स्पेसिफिक बुद्धि को उतारना इस सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हमारा ये सिद्धांत कंप्लीट हुआ, द्वितत्व सिद्धांत, जिसमें हमने जनरल बुद्धि के बारे में पढ़ लिया और हमने स्पेसिफिक बुद्धि के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अगला सिद्धांत है हमारा त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है स्पीयरमैन। अब स्पीयरमैन ने तो अपना सिद्धांत, आप कहेंगे कि द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने तो 1904 में, लेकिन त्रितत्व भी दिया था उसने। अब वो कैसे दिए, देखिए कि जब इसने द्वितत्व सिद्धांत की खोज कर दी तो उसके कुछ समय बाद इसको ने जो अपना चिंतन किया, मनन किया, तो उसके कुछ समय बाद इसको अनुभव हुआ कि द्वितत्व सिद्धांत में जो कुछ कार्य हैं वो तो जीत के द्वारा संपन्न कर लिए जाते हैं, ठीक है, और कुछ कार्य जो होते हैं वो एस के द्वारा संपन्न कर लिए जाते हैं, और जो बाकी बचे कार्य हैं वो बीच के, वो जी और एस दोनों मिलकर के करते हैं। कुछ कार्य तो सामान्य जीवन के कुछ कार्य जी के द्वारा और कुछ कार्य एस के द्वारा कर लिए जाते हैं। बाकी जो इनके बीच के कुछ कार्य होते हैं उनको किसके द्वारा किया जाता है, जी और एस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जी और एस को क्या ना संज्ञा दी है इसने, समूह तत्व की। क्या संज्ञा दी है इसने, जी और एस को क्या कहा है, समूह तत्व कहा है। और आपको पता भी होगा समूह तत्व के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन एंड कैली। तो इसको सिद्धांत को तो हम आगे पढ़ेंगे थर्स्टन एंड कैली के को अभी थोड़ी देर बाद में, लेकिन यहाँ पे भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, कि कभी आपको सोचो कि समूह तत्व के बारे में यहाँ पर नहीं बताया, तो ये समूह तत्व है, जी प्लस एस को क्या कहेंगे हम, समूह तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर ये हुआ त्रितत्व का सिद्धांत, इतना ही है इसमें, ठीक है। अगला सिद्धांत है कै और खे का सिद्धांत। कै और खे का सिद्धांत जो है दिया था हैव ने। किसने दिया है कै खे का सिद्धांत, हैव ने दिया है। हैव इसके प्रतिपादक है। कै खे का सिद्धांत हैव ने दिया है, ठीक है। हैव ने क्या कहा है इसके बाद, हैव ने अपने सिद्धांत में बताया, देखिए कै और खे का मतलब, कै और खे का मतलब क्या होता है, देखिए कै और खे। तो कै को इसने कहा है सामान्य, जी मतलब जनरल, और खे को इसने कहा है स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल का मतलब अभी हमने पढ़ा था, जनरल बुद्धि कैसी होती है, सामान्य जन्मजात होती है। दूसरी बात इसके बारे में हमने पढ़ी थी कि ये वंशानुगत होती है, ठीक है। और स्पेसिफिक बुद्धि जो होती है वो भी कैसी, ये कैसी होगी, स्पेसिफिक के बारे में भी हमने पढ़ा कि विशिष्ट बुद्धि कैसी होती है, एक तो इसको वातावरण से अर्जित करना होगा, वातावरण से, और वो भी अर्जित करनी पड़ेगी, इसको जन्मजात नहीं होती। तो हैव ने इस सिद्धांत के कै और खे के माध्यम से यही बात बताई है, ठीक है। अगला सिद्धांत है तरल और कठोर का सिद्धांत। और तरल और कठोर का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक है कैटल, ठीक है। कैटल ने कहा है, देखिए तरल और कठोर के बारे में भी कै और कै की कै का सिद्धांत जो था, कै और खे का सिद्धांत, उसी तरीके से ये सिद्धांत भी है, कुछ हद तक मिलता जुलता, ठीक है। पहली बात देखिए, इसमें कहा गया है कि तरल को इसमें कहा गया जनरल कहा गया है, और इसमें कठोर को कहा गया है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें ये जन्मजात होगी और ये वंशानुगत होगी, नहीं उल्टा, नहीं वंशानुगत नहीं होगी, ये वंशानुगत कैसे हो जाएगी, ये थोड़ी एक वंशानुगत तो ये वाली होगी, ठीक है, वंशानुगत। और जो कठोर वाली है ये कैसी होगी, एक तो वातावरण से लेंगे इसे हम, और इसको वो भी वातावरण से कैसे अर्जित करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो तरल वाली बुद्धि होती है इसकी मात्रा तो होती है 90%, और जो ये कठोर वाली बुद्धि होती है इसकी मात्रा होती है 10%, ठीक है। तरल वाली बुद्धि होती है इसको कहेंगे हम जी और एफ। जी एफ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लूइड, और इसको कहेंगे जी सी। जी सी का मतलब ग्रुप ऑफ क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टल मतलब कठोर क्रिस्टल की तरह होती है, ठीक है। तो कैटल ने इस बुद्धि के बारे में इस तरीके से बुद्धि के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं हम पदानुक्रमिक सिद्धांत। और पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिरिल बर्ट एंड वर्नन। सिरिल बर्ट एंड वर्नन, ठीक है। इसने क्या कहा कि बुद्धि जो होती है इस तरीके से होती है, वी ई डी समानुपात अनुपात समानुपात के अनुपात एम। यहाँ पर वी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है
वर्बल। ईडी का मतलब होता है एजुकेशनल। ठीक है। के का मतलब होता है प्रैक्टिकल। और एम का मतलब होता है मैकेनिकल। ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे इनके नाम याद रखने हैं, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना है सिद्धांत के बारे में। अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि श्रील एंड वर्ण या फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत में कौन सी योग्यता है, कौन सी योग्यता नहीं है। तो इसमें पहली वर्बल है, पहली योग्यता तो वर्बल है। कौन सी है पहली योग्यता? तो इसमें वर्बल, एजुकेशनल, प्रैक्टिकल और मैकेनिकल, इसमें चारों यही मेरी योग्यता है और कोई योग्यता इसमें नहीं है। वी फॉर वर्बल, ई डी फॉर एजुकेशनल, के फॉर प्रैक्टिकल और एम फॉर मैकेनिकल। अगर आपसे कई बार इस सूत्र भी पूछा जा सकता है कि वी ई डी के ई डी या के एम, इसको देखा है कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, किसने? श्रील एंड वर्टन, श्रील, बर्ट एंड वर्नन। ठीक है। अगला सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत। और बहुतत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत में बताया कि जो इस सिद्धांत में कुछ 6 मानसिक योग्यताएं होती। अब वे 6 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी, इसमें नाम याद रखना है आपको। पहली तो है अंक योग्यता। ठीक है। दूसरी है शब्द योग्यता। तीसरी है तर्क, चिंतन, स्मरण, और लास्ट छठी है स्थान, या फिर जो इसका दूसरा नाम है दिशा योग्यता। ठीक है। ये 6 मानसिक योग्यताएं होती हैं। ये किसने बताई है? थॉर्नडाइक ने। अब ये 6 मानसिक योग्यताएं होती है ना, पहली बात तो ये स्वतंत्र रूप से विचरण होती है। कई बार अगर आपको ये डायग्राम दे लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। तो ये चारों तरफ गोल गोल इस तरीके से विचरण करती होती है। ये अगर डायग्राम के माध्यम से पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि ये बुद्धि की कौन सी है, तो देखिए इसको आगे भी इस तरीके से बांटा गया। 6 योग्यता कौन कौन सी थी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरीके से इसमें बटी होती है 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये इस तरीके से होती है 5 और 6 योग्यता जो होती है इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से होती हैं। ठीक है। तो ये 6 योग्यता इस तरीके से अरेंज्ड होती है, व्यवस्थित होती है। इन सभी योग्यताओं को जो होती हैं स्वतंत्र रूप से विचरण करती रहती हैं और इस सभी योग्यताएं की समान भूमिका होती है। मतलब कि जब भी समस्या का समाधान करना होगा तो ये जो सभी योग्यताएं हैं, 6 योग्यताएं जो हैं, इन सभी योग्यताओं का समान मात्रा उपयोग काम में आती है, समान मात्रा जो समस्या समाधान में आती है। तो इसलिए इस सिद्धांत का दूसरा नाम है एक मात्रा का, समान मात्रा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? समान मात्रा का सिद्धांत। ठीक है। पहली बात तो ये समान मात्रा का सिद्धांत हो गया। दूसरा कि इन सभी योग्यताएं जो होती हैं, ये जो योग्यताएं, इनमें किसी की भी कोई भूमिका नहीं होती कि लगभग एक शक्ति जो दूसरी पर वो अब अपना अधिकार स्थापित कर ले, अधिकार स्थापित नहीं कर पाती है, इसलिए इसे असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? असत्तात्मक सिद्धांत। इसका एक बहुतत्व का दूसरा नाम भी है एक और, बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुकारक सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कि इसमें एक और नाम है कि इसमें जो क्या है, इस योग्यताएं जो होती है इस वाली में, इसमें क्या होता है, जैसे बालू का टीला होता है इस तरीके से। अब ये बालू का टीला है, रेत का। अब ये रेत का टीला है, जब हवा चलेगी तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पर भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। अब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है तो इसकी शेप भी बदली, कुछ बदला। पहले देखिए ऊंचाई ज़्यादा थी, अब ऊंचाई हमने कम कर दी। ठीक है। तो ऊंचाई बदली, लंबाई बदली, इसकी गति भी की इसने। तो ऐसी योग्यता जो किस में पाई जाती है, इन 6 योग्यताओं में भी ऐसी योग्यता पाई जाती है। तो इसलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? बालू का सिद्धांत। ठीक है। इसको बालू का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपनाम कौन कौन से, मतलब इसको बहुतत्व को दूसरे नाम से कौन कौन से जान सकते हैं? पहला देखिए बहुकारक, असत्तात्मक सिद्धांत, समान मात्रा का सिद्धांत क्योंकि सभी की योग्यताओं की समान भूमिका होती है, और इसको बालू का सिद्धांत क्योंकि इसमें बालू के रेत के टीले के जो गुण पाए जाते हैं, लंबाई के, गति के, ऊंचाई के, चौड़ाई के, तो इसलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला सिद्धांत है समूह तत्व सिद्धांत। अब देखिए समूह तत्व जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं, पहली बात तो थर्स्टन एंड कैली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि थर्स्टन एंड कैली। ठीक है।
अब ये सिद्धांत आ चुका है समूह तत्व सिद्धांत। तो समूह तत्व सिद्धांत को जो है सबसे पहले तो इसके उपनाम कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए किसी और नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे। एक तो इसका उपनाम है समूह कारक सिद्धांत, ठीक है। एक इसका नाम है कारक विश्लेषण, ठीक है, दो नाम हो गए। और तीसरा है इसको प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राथमिक मानसिक योग्यता, इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। अब देखिए समूह तत्व के सिद्धांत जो है इसके बारे में सर्वप्रथम जो कैली की एक पुस्तक थी, इस कैली ने जो अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और इनकी एक पुस्तक थी क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन। क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन में ये एक पुस्तक है इनकी कैली की। इसने इस पुस्तक में बताया कि जो इस सिद्धांत में जो है 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, ठीक है। अब इन 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके नाम मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन जो इसके नाम जो कैली ने बताए थे, कैली ने इसके नाम नहीं बताए थे, सिर्फ इसने 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी, ठीक है। अब थर्स्टन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। अब कौन, पहले तो कैली ने, अब थर्स्टन भाई साहब आए, इन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्होंने कहा कि 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं तो होती हैं, लेकिन इसके साथ में 4 द्वितीयक मानसिक योग्यताएं भी होती हैं, 4 सेकेंडरी मेंटल एबिलिटी, 4 द्वितीयक मानसिक योग्यताएं भी होती हैं, ठीक है। तो कुल, अब बुद्धि के कुल कितने खंड हो गए, अगर बुद्धि के कुल खंड की बात पूछे तो कितने हुए, 9 और 4 13 हुए। अब जो थर्स्टन भाई साहब है, इसने क्या किया कि जो 9 मानसिक योग्यताएं हैं इनका नामकरण कर दिया कि कौन कौन सी 9 मानसिक योग्यताएं, प्राथमिक मानसिक योग्यता, उनका नाम दे दिया थर्स्टन ने। खुद की 4 सेकेंडरी का नहीं दिया नाम, खुद की 4 सेकेंडरी योग्यताओं का नाम नहीं दिया, लेकिन दूसरे की प्राइमरी मानसिक योग्यताएं 9 उनका नामकरण दे दिया। तो उनका नामकरण देखते हैं कौन कौन सी, देखिए 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का नामकरण, ठीक है। पहली बुद्धि इसने बताई थी एन, पहली एन, वी एस आर एम पी डब्ल्यू, ठीक है। तो 7 हो गई यहाँ तक। पहली बताई थी इसने न्यूमेरिकल, पहली बुद्धि को योग्यता कौन सी बताई, न्यूमेरिकल, ठीक है, पहली 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में। दूसरी बताई थी इसने वर्बल, ठीक है। तीसरी बताई थी स्पेस, इनके नाम याद होने चाहिए नहीं तो पेपर में कुछ नहीं होगा। चौथी बताई थी रीजनिंग, पांचवी बताई थी मेमोरी, ठीक है। छठी बताई थी परसेप्चुअल, या फिर इसका दूसरा नाम है पार्शियल। और ये लास्ट की 7वीं बताई थी वर्ल्ड फ्लुएंसी। अगर हिंदी का नाम याद रखना चाहिए तो न्यूमेरिकल मतलब कि, न्यूमेरिकल का मतलब होता है अंकीय, वर्बल मतलब शब्दीय, स्पेस स्थान योग्यता, रीजनिंग तार्किक योग्यता, मेमोरी जो होती है वो होती है स्मरण योग्यता, और परसेप्चुअल या फिर जो पार्शियल है वो प्रत्यक्षीकरण मतलब देखने वाली योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी वाक्पटुता योग्यता। 7 ही हो गई। और 2 है आगमन विधि, आगमन और निगमन, मतलब कि इसको अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो आगमन को कहेंगे इंडक्टिव, ठीक है, और इसको कहेंगे निगमन को डिडक्टिव, आगमन और निगमन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 मानसिक योग्यताएं बताई थी इसने, जो है कैली ने, उनका नामकरण किसने किया, थर्स्टन ने, ठीक है। अब इन 9 मानसिक योग्यताओं के अगर वर्तमान में आपसे पूछ ले जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो है इन मानसिक योग्यताओं की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट में संख्या में इनकी 7 है। अगर वर्तमान शब्द लगा करके क्वेश्चन में नहीं दे तो आपको बतानी है 9, और वर्तमान लगा दिया जाए तो बतानी है 7, ठीक है। अब वर्तमान में आगमन और निगमन
ये दोनों वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर समूह तत्व सिद्धांत। अगला सिद्धांत हम पढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत। अब देखिए, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड मतलब कि J.P. गिलफोर्ड ने दिया है त्रिआयामी सिद्धांत। अब इसको नाम का और दूसरे नाम भी है इसके, 2-3 त्रिआयामी सिद्धांत के। एक तो इसको जाना जाता है 3D थ्योरी, क्योंकि इसने एक घनाभ की आकृति पर जो अपना सिद्धांत उल्लेखित किया था। कैसी आकृति पर? घनाभ की आकृति पर अपना सिद्धांत उल्लेख किया था, इसलिए इसे 3D थ्योरी कहते हैं। इसको जटिल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको अपूर्ण सिद्धांत मतलब कि इसको एक बुद्धि संरचना के नाम से भी जाना जाता है, बुद्धि संरचना। ठीक है, बुद्धि संरचना, और इसको अपूर्ण थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसने कि अपना सिद्धांत जो किस तरीके से उल्लेखित किया था वो देखिए। देखिए ये घनाभ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो घनाभ की आकृति है इस पर उल्लेखित किया था। इन्होंने पहले यहाँ पर जो घनाभ है इस पर तो संक्रिया दी थी। क्या दी थी? संक्रिया। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है इस पर दी थी इन्होंने विषय वस्तु। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है इस पर दिए थे इन्होंने उत्पाद। ठीक है, अगर चित्र बना हुआ आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। संक्रिया की संख्या थी 5। ठीक है, विषय वस्तु थी 4 और उत्पाद थे 6। ठीक है, तो यहाँ पर और आपको घबराना नहीं है, इस तरीके का एक डायग्राम है। ये संक्रिया 5, विषय वस्तु 4 और उत्पाद कितने हैं? 6। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, इनका एक एक में इनमें 5 जो हैं वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं। इसमें विषय वस्तु के अंदर 4 कौन कौन सी योग्यताएं हैं, और जो यहाँ पर तो दी गई उत्पाद के अंदर जो 6 योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी है, चलो उनको देखते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए हम संक्रिया के बारे में बात करते हैं कि संक्रिया में कौन कौन से उत्पाद हैं। ठीक है, संक्रिया हमने बताई थी 5। ठीक है, अब 5 कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। पहली इसमें है स्मृति, दूसरी है संज्ञान, तीसरी है अपसारी चिंतन। कौन सी है? अपसारी चिंतन। और चौथी है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन। और 5वीं है लास्ट जो बच रही है वो है मूल्यांकन। कौन सी है? मूल्यांकन। ठीक है, ये तो हुई संक्रिया की बात। अब दूसरी अगर बात करते हैं अगली की, कि अगली कौन सी थी? विषय वस्तु पढ़ी थी अभी हमने इसमें। तो विषय वस्तु की संख्या हमने कितनी बताई थी? 4। अब 4 कौन कौन सी हैं देखिए। पहली तो है सांकेतिक, दूसरी है रूपाकृति। कौन सी है? रूपाकृति। तीसरी है अर्थाकृति। सांकेतिक, रूपाकृति, अर्थाकृति, और चौथी है व्यवहारगत। ठीक है, अगली जो हमने पढ़ी थी एक उत्पाद, और उत्पाद के बारे में बात करते हैं। उत्पाद की संख्या हमने बताई थी 6। पहली कौन कौन सी देखिए? इकाई, दूसरी है वर्ग या फिर जिसका दूसरा नाम है श्रेणी, तीसरा है प्रणाली। इकाई, वर्ग या श्रेणी, प्रणाली, संबंध, रूप परिवर्तन, और एक और है प्रयोग। तो यहाँ पर ये थी इसकी 6 योग्यताएं। ठीक है, 2 ये 2 6, इकाई, वर्ग, श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ था त्रिआयामी सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद है बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। दिया किसने इसे? हावर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने। अब हावर्ड गार्डनर ने जब इसको दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत को,
तो इसमें कुछ योग्यताएं भी बताइए। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कहा है कि बुद्धि जो होती है अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्ति कर सकते हैं, मतलब कि बुद्धि के में बहुत सारे भाग बंटे हुए हैं। तो उन्होंने पहली योग्यता बताई बुद्धि की, भाषाई योग्यता। भाषा योग्यता, शाब्दिक भाषाई योग्यता, ठीक है। अब भाषाई योग्यता बताई तो पहली साफ भाषाई योग्यता में देखिए कौन कौन आई है। जैसे कि जिसकी भाषा पर पकड़ ज़्यादा मजबूत हो। भाषाई योग्यता का मतलब है जिसकी भाषा पर सबसे ज़्यादा पकड़ मजबूत हो, मतलब कि बोलने में जल्दी जल्दी भी बोल सके लेकिन वर्ड इधर उधर नहीं होचे, बिल्कुल शुद्ध वाक्य बोल लेते हैं। अब शुद्ध वाक्य कौन कौन बोल सकते हैं ऐसे जल्दी जल्दी? कवि, पत्रकार। आपने देखा होगा ना पत्रकार की न्यूज़ पे टीवी चलती होती है, तुरंत दमादम जो है फटाफट जो अपने वाक्य को दोहराता जाता है, शब्दों को बोलता जाता है, लेकिन उसके शब्दों में कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। कवि, पत्रकार। अगला है साहित्यकार, ठीक है। और एक और आता है लेखक। तो ये इनके शब्द जो होते हैं इनकी भाषा पर बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत होती है, ठीक है। दूसरी बुद्धि आती है इसकी संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि मतलब कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस लिख सकते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, इसको हिंदी में कहेंगे वर्बल लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है, शाब्दिक भाषाई योग्यता। संगीतात्मक बुद्धि किन किन में होती है? अब जो व्यक्ति गाना गाते हैं, जो व्यक्ति गाने गाते हैं या फिर जो संगीत सुनते हैं, संगीत प्रेमी जो संगीत गाते हैं या फिर नाचते हैं, जैसे कि संगीत गाने वाले कौन कौन है? गायक और संगीतकार, इन दोनों में जो है ये बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। अगली बुद्धि किस में पाई जाएगी? देखिए अगली बुद्धि, देखिए दो बुद्धि हमने पढ़ ली है अभी भी। तीसरी बुद्धि है स्थान व दिशा वाली। स्थान व दिशा, इसी में आती है दोनों बुद्धि, एक ही कुछ हद तक सेम है। स्थान वाली, स्थान मतलब कि जो कि स्थान को देख करके एक बना दे नक्शा। जैसे कि आपने देखा होगा जो हम मकान का नक्शा बनवाते हैं तो हम उसको खाली प्लॉट दिखा देते हैं, तो वो कर देता है यहाँ पर एक कमरा यहाँ पे निकल जाएगा, एक कमरा यहाँ पे किचन हो जाएगा, यहाँ से आपका सीढ़ियाँ निकल जाएंगी, यहाँ पे आपका लेट बाथ हो जाएगा, यहाँ पे एक गेस्ट रूम हो जाएगा, ये आपको बीच में जो बच जाएगी हॉल टाइप में वो बच जाएगी जगह। तो इस तरीके से ऐसा कौन कौन कर सकता है? एक तो इंजीनियर कर लेता है ऐसा, ठीक है। एक चित्रकार मतलब कि आर्टिस्ट। एक कौन होता है? आर्किटेक्चर, ठेकेदार जो उससे बोलते हैं, आर्किटेक्चर, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? स्थान योग्यता वाले होते हैं। अब दिशा का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तो पायलट को दिशा थोड़ी पता होती है। अगर दिशा पता नहीं होगी तो किधर भी मोड़ देगा, ऐसे थोड़ी मोड़ देता, नहीं मोड़ता ना। अगर ऐसे ही किधर भी मोड़ देगा तो कहीं भी टकरा जाएगा। तो दिशा योग्यता किस में होती है? एक तो पायलट में, चाहे उसको ट्रेनिंग दे करके बनाया जाए, क्योंकि ये सभी इंजीनियर में ट्रेनिंग दे करके बनता है। पायलट एक नाविक होता है, नाव चलाता है, वो भी दिशा से ही चलता है, पानी में उसको पता थोड़ी लगता है किधर जा रहे हैं हम। एक पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है वो भी दिशा के अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। उनमें जो चलाने वाले व्यक्ति हैं उनमें जो कैसी पाई जाती है? दिशा योग्यता पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, तीसरी योग्यता हो गई, और चौथी योग्यता जो है वो है शरीर गति की। शरीर गति मतलब कि बॉडीली काइनेस्थेटिक योग्यता, शरीर गति की योग्यता मतलब कि जैसे कि जो भी कार्य करे उसमें गति मिले शरीर को। अब शरीर को गति मिलेगी तो कैन कौन कर सकते हैं? देखिए आपने सुना होगा एक्ट्रेस नाचते हैं या फिर जो एक्टिंग दोहराते हैं तो उन्हें शरीर गति करता है पूरा। एक्ट्रेस या फिर एक्ट्रेसेस मतलब हीरो या हीरोइन दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हीरो हीरोइन। एक धावक सुना है अपने नाम? धावक मतलब कि रेस लगाने वाला व्यक्ति, इसमें भी बॉडी का गति करती है, पूरी बॉडी मूव करती है, ठीक है। एक नृत्यांगना मतलब कि नाचने वाली, डांसर कह सकते हैं, ठीक है, उसमें बॉडी गति करती है। एक तैराक जब तैरता है तो हाथ पैरों को चलाता है, तो वो भी हो गया। एक सर्जन चिकित्सक जो होता है वो भी इसके बॉडी का गति करती है, ठीक है। एक जिगजैगर बाइकर
एक जिगजैग बाइकर। जिगजैग बाइकर मतलब कि उन्हें पता होता है कि बाइक को कहाँ से घुमाना है, बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है। ये जिगजैग बाइकर की बॉडी तभी तो मूव कर लेते, तुरंत ही उसी तरीके से घुमा लेते खुद की बॉडी को, जैसे बाइक टेढ़ी हुई खुद का शरीर ऊपर कर लेते थोड़ा सा ताकि बैलेंस बना रहे, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अभी हमने कितनी पढ़ ली थी, हमने चार योग्यताएं कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसके बाद पांचवी योग्यता आती है अंतर्वैयक्तिक। एक होती है अंतर्वैयक्तिक और एक होती है अंतर्वैयक्तिक। मैं इन दोनों को आपको एक साथ समझाऊंगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि कौन सी में कौन सा करना है। ठीक है, एक तो ये तो होती है अंतर्वैयक्तिक, ये है अंतर्वैयक्तिक। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, अंतर का मतलब समझिए, पहला अंतर मतलब दूसरा, ठीक है, दूसरा, और अंत्य का मतलब होता है शुम। अंतर का मतलब दूसरा, मतलब कि जब दूसरे से बातचीत करे, दूसरे को जो अपने अनुसार बदल ले। जैसे कि आपने देखा होगा जो ऐसी बुद्धि किसमें पाई जाती है, नेता, दुकानदार। आपने देखा होगा दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला कभी ये नहीं कहता कि ले अब ले लियो तो सामान घर जा, अब मत ले, क्योंकि दुकान वाले में इस बुद्धि का प्रभाव पाया जाता है, वो प्रभाव हम पर छोड़ता है। दुकान वाले पे कपड़े बेचने होते हैं, चाहे किसी भी दुकान हो, वो आपसे यही कहेगा भाई साहब ये कपड़े आपके लिए बने, आप तो ले जाओ, चाहे आपको अच्छे नहीं लग रहे हो लेकिन कहेगा ऐसे ही। इसी तरीके से नेता क्या करते हैं, कार्य करते नहीं, जैसे कि तो वो क्या करेंगे, कहते भाषण देते दुनिया के सामने बड़े अच्छे, मैं वो कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन करते कितना है, सिर्फ उसका 10%, उस जितना बोलते हैं उसका। तो ऐसी बुद्धि किसमें पाई जाती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नेता और दुकानदार में। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि शम मतलब कि अपने अंदर झांकना, तो अपने अंदर झांकोगे तो क्या बनोगे, साधु, सन्यासी और योगी। ठीक है, साधु, सन्यासी और योगी, ये तीनों, कोई सा भी उदाहरण आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है सातवीं योग्यता। अगली योग्यता है सातवीं। देखिए सातवीं योग्यता होती है तार्किक योग्यता, तार्किक गणितीय योग्यता। तार्किक गणितीय योग्यता किन किन में पाई जाएगी, देखिए पहली बात आपने नाम सुन, जो गणित की कैलकुलेशन अच्छी करता हो, गणित ज़्यादा जानते हो, ऐसे कौन कौन होते हैं, एक तो बैंक के कर्मचारी, अकाउंटेंट जो होते हैं, बैंक के कर्मचारी है, अकाउंटेंट है, और गणितज्ञ जो है, दार्शनिक हैं, इन सभी में क्या होती है, ये जो गणित, ये तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तार्किक गणितीय योग्यता पाई जाती है। इसके बाद आठवीं योग्यता, और आठवीं योग्यता है प्राकृतिकवादी। प्रकृतिवादी मतलब कि जो प्रकृति प्रेमी हो, जो कि पशु पक्षियों की रक्षा करते हो, फसलों की रक्षा करते हो। अब प्राकृतिक में कौन कौन आए, देखिए एक तो किसान आता है, किसान, और एक कृषि विज्ञानी, जो कृषि की देखभाल करते हैं, कृषि पर रिसर्च करते हैं, तो कृषि विज्ञानी। ठीक है, इसके बाद है नवी योग्यता, और नवी योग्यता है अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी का मतलब होता है कि जब आप अस्तित्व को जानते हो, अगले अस्तित्व को, तो वो ऐसे बुद्धि किसमें पाई जाती है, एक तो भविष्यवक्ता मतलब कि भविष्य जो बताएगा, और एक ज्योतिषी। तो इन दोनों में, इनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है, अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा कंप्लीट नहीं हो। आपके सिर्फ यहाँ पर जो ये उदाहरण बता रहा हूँ, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उदाहरण देख के पूछे जाएंगे कि बैंक का कर्मचारी में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो बैंक के कर्मचारी में पाई जाती है बुद्धि तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, और उदाहरण देख के पूछ लिया जाएगा कि भविष्यवक्ता या फिर ज्योतिषी में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, अगला सिद्धांत है त्रितंत्रीय सिद्धांत। और देखिए त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है ये किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने दिया है इसको। पहली बात तो किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत में जो है 3 योग्यताएं बताई हैं। पहली तो कि घटकी है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं विश्लेषण। दूसरी है सृजनात्मक, और तीसरी है व्यवहारिक। ठीक है, अब इन्होंने देखिए इसके बारे में क्या क्या बताया। घटकीय या विश्लेषण के बारे में कहा गया है कि समस्या का समाधान जो कैसे करना है, टुकड़ों में करना है। कैसे करोगे, टुकड़ों में करना है। इसके बाद अगर बात करें सृजनात्मक मतलब कि किसी भी नई चीज़ की रचना करना,
जो रचना करेंगे तो रचनात्मक हो जाएगा, और व्यवहारिक मतलब कि उसको व्यवहार में उपयोग ली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आज हमने बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लिए कंप्लीट, बुद्धि की खोज कैसे हुई और बुद्धि की परिभाषाएं हमने यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है, तो अब इसका जो कुछ भी इम्पोर्टेंट बचा है वो आपको नेक्स्ट क्लास में इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।